बैठ जाइए, जगह ले लीजिए। देखिए, हम लोग जो आज बात करेंगे वो इस विषय पर बात करेंगे कि चिकित्सा जगत के कुछ रहस्यों पे हम सब लोग आज आपस में समझेंगे कि चिकित्सा जगत में क्या खास बात है, क्या समझने लायक बात है। आज का जो दौर है, इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ गया है कि न जाने कितना कितना लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद भी लोग ठीक नहीं होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि दिन रात जो डॉक्टर बढ़ रहे हैं, दिन रात जो हॉस्पिटल बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी समस्या या बीमारियों का समाधान क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि पहले तो आपको यह समझना है कि बीमारी होते कितने प्रकार के हैं जी। तो मुख्य रूप से बीमारी दो ही प्रकार से होता है। और आम जन को क्या लगता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत बीमारी, लाखों हजारों जो भी है, ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन नहीं। सत्य क्या है, बीमारी को मात्र दो ही कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है, वो पहला कैटेगरी है क्रॉनिक डिजीज। आपको क्या समझना है, क्रॉनिक डिजीज। और दूसरा है, दम छोटा है, ये तो चल ही नहीं रहा, ये चल रहा था आपका, चल रहा है। ये है क्रॉनिक डिजीज। नहीं, इसको दूसरा नंबर में लीजिए, पहला नंबर में लीजिए न्यू एक्यूट। यानी नई बीमारी, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, नई बीमारी और पुरानी बीमारी। इसको कैसे समझेंगे, कौन सा नई बीमारी, कौन सा पुरानी बीमारी। जिस बीमारी को शुरुआत से लेकर के 1 महीना के अंदर क्योर हो जाने का है, उसको नई बीमारी बोलेंगे। और जो बीमारी दवा खा भी रहे हैं और 5-6 महीना टिका हुआ है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, यानी पुरानी बीमारी। एक बात को और समझना है कि जितना भी न्यू एक्यूट है, देखो यहीं पर एक गहराई बात है जो आम आदमी समझ नहीं पाते हैं। जो न्यू एक्यूट है, न्यू एक्यूट में क्या आएगा, मलेरिया है, टाइफाइड है, किसी भी प्रकार का बुखार है, डायरिया है। और इसको ऐसे समझ लीजिए कि न्यू एक्यूट का क्या मतलब है, नई बीमारी का क्या मतलब है कि या तो ठीक हो जाएगा, और अगर 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना में अगर ठीक हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर पुरानी बीमारी में चला जाएगा, और नहीं तो आदमी बच नहीं पाएगा। अब जैसे किसी को मलेरिया हो जाए या टाइफाइड हो जाए तो 15 दिन, 20 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाता है। अगर किसी को ऐसा नहीं सुने होंगे कि इनको 3 साल से टाइफाइड है और बचे हुए भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी भी नई बीमारी है, या तो जल्दी से जल्दी महीना 2 महीना में ठीक हो जाए। अगर वो बीमारी नहीं ठीक हुआ तो आदमी फिर बच नहीं सकता है। तो और जब भी ठीक होगा तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर कभी साल 2 साल में रिपीट हुआ अलग बात है, लेकिन लगातार लगा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन उसी के जगह पर जो क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक जो पुरानी बीमारी है, वो आराम होगा, कम होगा, बेसी होगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा और वो जीवन भर चलता रहेगा। जिसमें आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी बीमारी है, थायराइड है, मोटापा है। इस तरह के जो बीमारी है, वो कहते हैं कि न तो जान नहीं मारेगा, हैरान करेगा। इसी तरह की बीमारी को क्या बोलते हैं कि जान तो नहीं मारेगा लेकिन हैरान करेगा, जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को समझने वाली बात क्या है कि जितना भी न्यू एक्यूट है, इसमें आप एलोपैथ इलाज कराएं तो अच्छा है। क्या है, एलोपैथ इलाज कराएं तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई यह समझ ले कि हम इन बीमारियों को भी एलोपैथ से ठीक करा लेंगे तो संभव नहीं होगा ही नहीं।
लेकिन विडंबना यह है कि जब आप 500 फीस 1000 फीस वाले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कहता नहीं है बात। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को फैक्ट समझना है, क्या समझना चाहिए, कुछ क्या जानकारी लेना चाहिए। तो क्रॉनिक डिजीज में जब हम किसी डॉक्टर के यहाँ मान लें कि शुगर हो गया, घुटने में दर्द, हाँ, घुटने में दर्द हो गया, जब और हम सब लोग क्या सुनते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अच्छा डॉक्टर में ज़्यादा जिसके यहाँ भीड़ है, ज़्यादा जिसके यहाँ खर्च हो रहा है, ज़्यादा जिसका फीस है वो बड़ी अच्छा डॉक्टर, उनके यहाँ जल्दी ठीक होगा जाएगा। हाँ यही मानते हैं हम लोग। और फिर हम लोग किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जहाँ भीड़ है जाके नंबर लगाते हैं, दिन भर बैठते हैं, दिखाते हैं। वो डॉक्टर यह नहीं बताता है जो बात हम सब लोग आपस में समझ रहे हैं कि आपको शुगर है, आपको ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं बताता है। आते रहिए, इलाज कराते रहिए, जब पूछिएगा कि कब तक ठीक होगा तो बोलेगा इसमें क्या है, आप 15-15 दिन पर आइए, चाहे 1 महीना पर आइए, जांच कराए, मैंने पूरे जीवन आप मेरा कस्टमर बन जाइए। ऐसी परिस्थिति में तो पहले हम लोगों को यह समझना है कि जितनी भी नई बीमारी है तो एलोपैथ से ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी पुरानी बीमारी एलोपैथ से इलाज नहीं करवाना चाहिए। तो करवाना कहाँ चाहिए? अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर के यहाँ करवाना चाहिए। इसके बनिस्पत यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी हर 100% नहीं होगा, लेकिन 100 में से 70-80 पेशेंट यहाँ क्योर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में 100% कुछ है नहीं। शुगर 100% ठीक नहीं होता है, लेकिन 100 में से 80, 85, 90 व्यक्ति को 100% ठीक हो जाएगा आयुर्वेद से। थायराइड ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, साइनस ठीक हो जाएगा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। ये सब जो भी कुछ हार्ट का शुरुआती प्रॉब्लम, जैसे हाँ स्टंट ब्लॉक होता है, हार्ट में अनियमितता आता है। आजकल देख ही रहे ना कि 20 साल 25 साल हार्ट अटैक का कोई उम्र नहीं बचा है। पहले तो बुजुर्ग लोगों को होता था, लेकिन अब तो कोई उम्र ही नहीं, आंखों की रोशनी चला जाता है। तो ये जितनी भी तमाम समस्याएं हैं, इस सब का आयुर्वेद से इलाज कराना चाहिए। वैसे तो व्यक्ति को अपने एरिया में पता रहता है कि कहाँ पर बहुत अच्छा डॉक्टर है, और आयुर्वेदिक कहीं कहीं पे गवर्नमेंट का कॉलेज भी होता है, आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल भी होता है जो गवर्नमेंट का होता है, वहाँ पर जा कर के करवाना चाहिए। तो पहले तो बीमारी को समझना है, लेकिन अगर आप यह समझना चाहते हैं, एक बात को और समझना है, वह यह समझना है कि जब किसी भी डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि सिर में दर्द है और 10 दिन से है, और डॉक्टर आपको 5 दवा लिख देता है। आपको समझ नहीं आता है कि दर्द बीमारी एक है तो दवाई 5 को क्यों लिख दिया। ये बात लगता है ना। हाँ। आप जान के हैरान हो जाएंगे। ये मेडिकल जितना भी है, इसका एक सच्चाई समझ लीजिए। कोई कहता है कि 5 साल MBBS पढ़े हैं, 3 साल अमेरिका में पढ़े हैं, 10 साल पढ़े हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि वो चाहे 10 साल पढ़ा चाहे 20 साल पढ़ा, वो पढ़ने के लिए चाहे जितना पढ़ लिया, लेकिन उसका सिर्फ नाम है, डिग्री है, मरीज को समझने के लिए कि बड़ा डॉक्टर है। मरीज के लिए उसके पास बहुत रास्ता नहीं है, क्योंकि जितना दवा बना है उसी में से तो लिखेगा। है ना। बिल्कुल। और आपको जान के बात हैरान होगा, जान को इस बात से हैरानी होगा कि दवा भी ज्यादा संख्या में नहीं है। दवा भी कुल मिला के 10 से 15-20 है। अच्छा। और 20 दवा है जो 2000-5000 का रूप लिए हुए है, कॉम्बिनेशन सब। हाँ। तो अब आप कैसे समझेंगे इस बात को? आपको समझना क्या है, क्योंकि आपका भ्रम टूट जाए, आपको हिम्मत बढ़ जाए, इसलिए हमें बात बोल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी डॉक्टर के यहाँ गए, एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, और आपने बताया कि हमारा सिर में दर्द है, यानी इसको क्या बोलेंगे, हेडेक। अब डॉक्टर दवाई लिखा आपको, सबसे पहले लिख दिया जेनोसिन 200 mg, इसको 1 गोली सुबह शाम 10 गोली खाना है, ठीक है। दूसरा दवाई लिख दिया
मान लिया जाए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जी इसमें कुछ आगे पीछे होगा, आपको समझाने के लिए उदाहरण है। वाइसोलोन 10 mg, एक गोली सुबह शाम, 10 गोली एक भी खाना है। तीसरा दवाई लिख दिया रूमाकॉट, या आप जो जानते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, सूमो सुबह शाम, और SOS, और चौथा दवाई लिख दिया पैन 40 MPT स्टोमेक। अब आपको समझ ही नहीं आया, हालांकि आप समझने नहीं गए हैं, आप तो इलाज कराने गए हैं इलाज कराने के पर्पज आप, से गए। लेकिन मन में भरम उठता है कि बीमारी एक था, दवाई 4 क्यों लिख दिया। आज इस दवाई 4 का पर आपको कुछ उदाहरण देते हैं, हाँ। और इससे आपका भरम दूर हो जाएगा। हम्म, कुल मिलाकर के अगर आप 20-25 दवा जाने तो दुनिया के कोई भी रोग का इलाज कर सकते हैं। और इस बात से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पास अमेरिका के डॉक्टर के पास चल जाएगा तो हमसे अच्छा इलाज कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। इसको बोलते हैं कार्टिजोन। क्या बोलेंगे? कार्टिजोन। ठीक है, कार्टिजोन। इसको बोलते हैं पेन किलर। पेन किलर, किलर माने मारने वाला जी। और इसको बोलते हैं एंटी गैस्ट्रिक। अब एक फार्मूला है, वो इतना पढ़ के आया है तब भी यही फार्मूला है, और आप अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास है तब भी यही फार्मूला है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपको डिक्शनरी लेकर के, मंथली डिक्शनरी आता है जिसको मिम्स बोलते हैं, सही डोज होना, और सही कौन दवाई कैसे चलेगा, कितना चलेगा, यही अच्छा डॉक्टर और खराब डॉक्टर का पहचान है। सही डोज सेट करना। यही दवा अगर कम जानकारी है तो कोई 4 टाइम बोल देगा तो झोला छाप डॉक्टर हो जाएगा। हाँ, कोई 200 mg की जगह 100 mg लिख देगा तो झोला छाप डॉक्टर हो जाएगा। अच्छा। कोई 400 mg लिख देगा तो झोला छाप डॉक्टर। सही डोज कैसे चलेगा, कितना चलेगा, कब चलेगा, इसी को अच्छा डॉक्टर और खराब दवा तो यही है डॉक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात क्या है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास एक बेहतर नॉलेज हो, कि जब हमारे परिवार में किसी को मलेरिया हो तो हम ठीक कर लें, किसी को टाइफाइड हो तो ठीक कर लें, किसी को डायरिया हो तो ठीक कर लें, किसी को सर में दर्द हो तो ठीक कर लें, है ना। इन्हीं बीमारियों को लेकर ना नंबर लगवाते हैं जी। या मान लिया जाए कि 4 दिन बुखार लगा, नहीं ठीक हुआ तो फिर आप बड़े डॉक्टर के यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, चले भी जाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है, इसी बीमारी में, अब आपको यह समझना है कि एंटीबायोटिक कुल मिला के हमेशा हर समय, हर 5 साल पर एंटीबायोटिक चेंज होते रहता है। एंटीबायोटिक चेंज होता रहता है, और हमेशा 5 से 7, 10 एंटीबायोटिक ही चलता रहता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। जैसे आज का अगर हम बात करें, आज के दौर में, तो देखिए एंटीबायोटिक का एक श्रेणी समझ लीजिए। सबसे पहले एम्पिसिलिन। क्या? एम्पिसिलिन। यहीं से आपका आँख खुलना शुरू हो जाएगा। एम्पिसिलिन कॉम्बिनेशन है जी। एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन। हाँ, ये 250 mg और ये कितना? 250 mg। अब यही कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में लगभग 20 दवाई आता है, वो 20 दवाई में से कोई दीजिए। देख क्या रहे हैं? एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन। अब जैसे मेगा पेन 500, यही बात है।
500 यही बात है। सेम। सेम। एम्पीलॉक्स 500 यही बात है। मोनोसेट। नहीं, अच्छा। मोनोसेप नहीं, अच्छा। वो दूसरा है। एम्पीलॉक्स यही बात है। हाँ। एम्पॉक्सिन यही बात है। कौन जाए अब मान लिया कि चार डॉक्टर के यहाँ गए, हाँ। कोई आपको मेगा पेन लिखा, हम्म। अब कोई दूसरा डॉक्टर के यहाँ आप ही के साथ घर के बगल के एक और मरीज गया, वो कोलम्पिक लिखा, तो आपको तो यही लगता है ना कि दूसरा कि लिखा। आपका ये दवाई है, मेरा ये दवाई, लेकिन वास्तव में बात क्या है? सेम। दवाई तो एक ही है। हाँ। तो आपने एक कॉम्बिनेशन समझ लिया। अब मान लिया जाए, यहाँ पर एक बात आपको और समझना है कि मान लिया जाए कि अगर आपको 20 को कॉम्बिनेशन आ जाए, कितना? 20 को एक कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसका टेंशन छोड़ दीजिए, इसका टेंशन छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको लाके दवाई दिखाता है कि देखिए तो मेरा कौन चीज का दवाई है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर पढ़ेंगे, जब ये चीज लिखा मिल जाए तो आपको क्या समझना है कि सर्दी खांसी बुखार घाव सूखने में चलने वाला एंटीबायोटिक है। इसका दाम अगर पूछे तो आप दाम भी बता सकते हैं। भले मान लिया जाए कि मेगापेन है, कोलम्पिक है, एम्पीलॉक्स है, एम्पॉक्सिन, हम इतना जानते हैं। और एक दवाई हम ऐसा नाम लेते हैं जो हम नहीं जानते हैं। मान लिया जाए कि कोई सेटिन 500 आ जाए जो हम नहीं जानते हैं। हाँ। कितना? सेटिन 500। हम कभी सुने नहीं है सेटिन 500। अब कोई आके हमको दिखाता है कि देखिए तो सर ये कौन चीज का दवाई है, या मोबाइल पर कोई बोलता है कि वो दवाई है सर हमारा लिखन सेटिन 500, जो कौन चीज का दवाई है, तो हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दवा दिखाइएगा तो बता देंगे। हाँ। कभी कभी ऐसे सुनते होंगे ना, हाँ। कि दवा देखेंगे तो बता देंगे। दवा जब दिखाया पत्ता तो उस पर ये लिखल मिल गया, तो बात समझ में आ गया कि अरे ये तो एम्पीलॉक्स वाला ग्रुप है इसी। यहाँ। हाँ। तो बोलेंगे कि सर्दी खांसी बुखार या घाव सूखने में आपको ये चलता है 4-4.5 रुपया। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन चाहे कोई कंपनी हो, दाम में थोड़े सा क्या फर्क रहेगा? ऐसा नहीं होगा कि मेगा पेन का दाम 40 रुपये पत्ता तो कोलम्पिक के दाम 80 रुपये पत्ता, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका दाम भी थोड़े बहुत, अगर इसका 40 रुपये पत्ता तो इसका 35 हो सकता है, चाहे 45 हो सकता है। 5 रुपये आगे पीछे हो सकता है। 10% से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। तो उसको दाम भी बता सकते हैं और काम भी बता सकते हैं। और आपके अंदर कितना पावर आ गया, उसके कॉम्बिनेशन को एक जानकारी। कॉम्बिनेशन से आप इस दुनिया में जोन कंपनी, जब 100 से ज्यादा कंपनी है जो ये बनाता है और 100 नाम है, तो 100 दवा तो आप एक झटका में समझ गए। हाँ। अब खाली इसका काम समझ लेना है कि क्या है। तो एम्पीलॉक्स और क्लोक्सासिलिन आज से 20 साल पहले, सन 2000 से 2008 तक घाव सुखाने का नंबर 1 एंटीबायोटिक था। सर्दी खांसी बुखार का नंबर 1 एंटीबायोटिक था। और उस समय जितने भी बड़े डॉक्टर थे सब लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। दवा अभी भी है, घाव सूखे में एकरो से समझे? तो दवा अभी भी है, और जितना काम 10 साल पहले करता था अब उतना काम भी नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि दवाई चलते सब कुछ चल जाता है करीब करीब। तो उसको अगर एकदम देहाती भाषा में कहिए तो थेथरा जाना, और अगर मेडिकल भाषा में कहते हैं तो इसको कहते हैं रेसिस्टेंस कर जाना, रेसिस्ट कर जाना। मतलब अब उतना काम नहीं करता है। तो जितना भी मेडिकल में कंपनी है, आपका 1-2 भरम और टूटेगा। को बहुत पढ़ा लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो जितना सचेत रहता है, अगर उतना सचेत और जागरूक आप रहें, तो जितना वो MBBS MD जानता है उतना आप भी जान सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता लगेगा कैसे। तो जब यह एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन जब कम काम करने लगा, हालांकि उस दौर में 10 एंटीबायोटिक और था, हम एक पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये कम काम करने लगा तो फिर नई कंपनी नया कॉम्बिनेशन बनाता है और फिर डॉक्टर के यहाँ प्रचार कराता है
तो फिर क्या बना, इसके बाद बना एमॉक्सिसिलिन। क्या? एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन 500। अब इसमें आ गया मॉक्स 500, ठीक है, नोवाक्लोक्स 500, बहुत सा दवा है, रिमोरिन 500, साइक्लो 500, ये सब दवा क्या हो गया, एमॉक्सिसिलिन। अब मजे की बात क्या है और समझने की बात क्या है कि जब कंपनी एमॉक्सिसिलिन 500 mg बनाया तो कुछ नई 4-5 कंपनी बनाया एमॉक्सिसिलिन, यानी मॉक्स 500 मतलब एमॉक्सिसिलिन 500, नोवामॉक्स 500 मतलब एमॉक्सिसिलिन 500, रिमोरिन 500 का मतलब एमॉक्सिसिलिन 500, साइक्लो 500 का मतलब एमॉक्सिसिलिन। अब हकीकत क्या है कि जब एमॉक्सिसिलिन को कौन बनाता है, जो कंपनी ई बनाया था, एवॉट, लाइका, अरिस्टो, एल्कम, बेलकम, ये सब जितना भी कंपनी ई बना, अब वही कंपनी ई दवाई बनाया, ठीक है। तो दवाई बनाया तो कोई नहीं जाना, कोई भी MBBS हो, MD हो, जो 500 फीस लेता है, जो 1000 लेता है, जो 2000 लेता है, किसी को नहीं पता, उसको यही पता है। तो दवा बनाया और उसका रिफ्लेट छपवाया कंपनी वाला, और अब जाकर के बैग लेकर के, मैंने आपको लगना चाहिए कि सब कोई बड़ा बात नहीं है। हकीकत इस एगो कहता ना भरम जाल, ये डॉक्टरी का दुनिया एक भरम जाल है। 20% सत्य है और 80% खाली माथा वाला चीज है, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, है कुछ भी नहीं। आप एक लाइन से, और अगर मेडिकल इतना होवे करता, बड़ा डॉक्टर होवे करता, तो हार्ट के डॉक्टर के हार्ट के दवाई खाना पड़ता। हार्ट के डॉक्टर तो मैक्सिमम हार्ट की बीमारी से मर गया। ठाकुर बाबू इतने बड़े डॉक्टर थे हार्ट के, और उनको हार्ट अटैक से मर गए। शिव नारायण बाबू इतने बड़े डॉक्टर कहलाते थे, वो हार्ट अटैक से PMC जाते समय मर गए। CK नारायण इतने बड़े डॉक्टर थे, वो कैंसर से मर गए। तो जब इतने बड़े डॉक्टर थे, तो मान लिया मरीज जब वो किसी के यहाँ जाता है, इलाज कराता है और ना ठीक होता है, तो क्या सोचता है कि डॉक्टर वो अच्छा से इलाज नहीं कर रहा है, यही लगता है ना। डॉक्टरवा के पास रास्ते नहीं है ज्यादा से ज्यादा। अगर ज्यादा से ज्यादा रास्ता होता तो डॉक्टर अब बीमारी से मरता नहीं। तो इससे क्या समझ में आता है, रास्ता लिमिट है। अगर इसी में सचेत होकर के, समझ करके, जो जितना ज्यादा जाग के रहेगा, जितना ज्यादा समझ के ध्यान देने की बात है, पढ़ते लिखते रहने की बात है, तब जाकर के आदमी उसमें अच्छा कर पाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि एमॉक्सिसिलिन 500 mg बना, और आज तक कोई नहीं, कल 50 गो MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी से बैग लेके एमॉक्सिसिलिन में का पत्ता लेके, सैंपल जिसको कहते हैं, 50 डॉक्टर का शाम के पहुंचा। टाइम लिया, डॉक्टर से कहा कि सर, जो एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन आप चला रहे हैं पिछले 5 साल से, अब देख रहे हैं कि जो बुखार 3 दिन में जाता था, अब 7 दिन लग जाता है, और कोई के ठीक भी नहीं होता है। डॉक्टर बोलता हाँ बात तो ठीक है। बोला सर, अब न्यू जनरेशन आ गया, नया खानदान, इस दवाई का खानदान है। कि अब न्यू जनरेशन में सर ये एमॉक्सिसिलिन आ गया है, अब सर इसके जगह पर ये चलाइए, है ना। इसका डोज है सुबह शाम 7 दिन का, और दाम भी सर ज्यादा नहीं है, उसका 4.5 पड़ता था, इसका 8.5 पड़ता है लगभग। और सर इसको सर चलाइए, अब जो है जितना शुरू में एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन काम करता था, अब उससे भी बेहतर काम करेगा। डॉक्टर को तो ये बात चाहिए, वह इसी बात के लिए बड़ा डॉक्टर है कि उसके यहाँ पहले खबर पहुंचा है। अच्छा, वो इसी बात के लिए बड़ा डॉक्टर है कि उसके पास अगर कोई झोला छाप डॉक्टर यही बात उस दिन समझ जाए, तो वो भी जो कर सकता है ये भी कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि झोला छाप डॉक्टर के यहाँ मर जाता नहीं है, लेकिन उसी झोला छाप डॉक्टर में जो पढ़ा लिखा, जो सचेत है, जो ये चाहता है कि एक MBBS जितना रिजल्ट देता हम भी उतना रिजल्ट दें, तो वो भी MR से जाता नहीं है, कुछ MR से संपर्क बनाए रखता है कि मेरे यहाँ भी आइएगा। अब आता है, एक उपाय नहीं आया
तो मंथली जो डिक्शनरी आता है वो खरीद लिया, उसमें ये बात दे देता है। अब देखिए मेडिकल में खेल क्या होता है। अब डॉक्टर बोला कि नहीं जी, हम अभी एमपीए का लॉक्सासिलिन चलावेंगे, भाव खाता है कि हम ऑक्सीसिलिन अभी नहीं चलावेंगे। सर अगर आप 1 लाख का माल सर 1 महीना में निकाल देते हैं ना, तो आपका घर का जो मार्च आ रहा है उसमें एक सर क्या बोलते हैं उसको, वो वाला जो ठंडा वाला एसी, हाँ सर इतना टन का एसी 90,000 रुपया का सर आपको मेरे तरफ से सर सेवा का मौका दिया जाए। देखिए मेडिकल क्या चीज है। तो 90,000 रुपया का, तो बोला ठीक है रखवा दो। MR गया, बगल के दवाई खाना में रख दिया, उसका माल निकला, उसको एसी मिला, ठीक है। उसके बाद ये दवाई भी, अब आपको अगर इस कॉम्बिनेशन पता है तो आप किसी भी दुकान में जाकर के बोल सकते हैं कि मॉक्स है, तो बोलेगा मॉक्स तो नहीं है। आप बोलिएगा नोवा मॉक्स है, तो बोले नोवा मॉक्स तो नहीं है। मैंने दिल्ली चले गए, तो आपको क्या वहां पर अब कैसे आप खोजिएगा, तब आपको क्या कहना है कि एमॉक्सिसिलिन 500 mg में जो आपके पास है सो दीजिए, ठीक है ना। तो एमॉक्सिसिलिन में जो है सो दीजिए। तब बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास जो है ना नॉर्थ नाम से है, नाम है नॉर्थ और दवाई है एमॉक्सिसिलिन 500 mg, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, बोले हाँ। अब उस पर कंपनी है, अब इथिकल में लिस्टेड कंपनी है, कि कौन कंपनी के होगा तो ये ओरिजिनल मानेंगे और कौन कंपनी का होगा तो डुप्लीकेट। जैसे जैसे फाइजर, एलकम, बेलकम, अरिस्टो है ना, एवॉट, उसके बाद जेनिथ, एस्टिम, ये जितना भी कंपनी है। अब आप कैसे अनजान भी है तो कैसे समझिएगा कि नॉर्थ नाम तो हम जानते नहीं है, एमॉक्सिसिलिन तो है ना, जो जानते थे जो मिला नहीं। एमॉक्सिसिलिन बोले तो नॉर्थ नाम से दिया जो आप जानते नहीं थे। अब कैसे जानिएगा कि वो दवाई ओरिजिनल है कि खराब है, अब उस पर कंपनी पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी उस पर लिखा मिल गया, जैसे उस पर अरिस्टो लिखा मिल गया, तो अरिस्टो का नॉर्थ है तो दवाई अच्छा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जो आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब यही 4 दवाई है, ये एंटीबायोटिक है। इसी के बाद जब ये काम कर चलते ही रह गया, इसके बाद आ गया ओफ्लॉक्सासिलिन। क्या आ गया? ओफ्लॉक्सासिलिन। ओफ्लॉक्सासिलिन 200 mg निकला। उसी में जेनोसिन है, जेनफ्लॉक्स है, जेनोटिन है, ओफ्लॉक्सासिलिन। तो कहने का मतलब कि अब आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पे कि पहले 10-15 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लिख लेना होगा। और कौन एंटीबायोटिक, ये नहीं पूछना है कि मॉक्स किस में काम करता है, आपको समझना है कि एमॉक्सिसिलिन किस में काम करता है। अच्छा, बात समझ गए? हाँ। ये नहीं पूछना है, ये नहीं पढ़ना है कि मॉक्स कौन चीज का में काम करता है, ये तो आम आदमी समझने की कोशिश करता है। नोवा मॉक्स कौन चीज में काम कर, नहीं, आपको क्या, हम लोगों को क्या पढ़ना है, समझना है कि एमॉक्सिसिलिन कौन चीज में काम करता है। जो चीज में एमॉक्सिसिलिन काम करता है उस सैकड़ों उस दवाई होगा वो सब वही में काम करेगा। हाँ। तो आप एक जाने तो 100 जाने, है कि नहीं? ये फार्मूला है ना कि एमॉक्सिसिलिन का काम जान गए तो मॉक्सो का जान गए, नोवोमॉक्स को भी जान गए, इसका भी उसके ग्रुप का। और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी एमॉक्सिसिलिन बिक रहा है, अमेरिका में बिक रहा है, वो भी वही काम करेगा। है ना? तो यह बात को समझना है। तो अब क्या है कि जितना भी दुनिया में बीमारी है, न्यू बीमारी में, उसका यही 4 गो इलाज है। एक एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक 20 गो कॉम्बिनेशन का नॉलेज रहेगा तो उसमें से एक एंटीबायोटिक चुन लेना है, ठीक है। ये कार्टिजोन है। कार्टिजोन का काम क्या, एंटीबायोटिक का क्या काम है? एंटीबायोटिक का काम है कि कोई भी जो नया रोग होता है वो बैक्टीरिया से या वायरस से होता है,
ठीक ना। तो एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को मार देना। तो जब बैक्टीरिया मर गया, जैसे मान लेते किसी का मलेरिया, तो मलेरिया क्या है? मलेरिया तो एक बैक्टीरिया का नाम है। किसी के शरीर में मलेरिया बुखार होता है तो मलेरिया का एक वायरस है, एक जीवाणु जो शरीर में चला जाता है। तो उस जैसे कोरोना एक वायरस है, उसे मलेरिया एक वायरस है, टाइफाइड एक वायरस है। तो जब मलेरिया चला गया शरीर में तो ये कोई, अब आपको देखना है कि ये जो 20 को कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, जैसे आज के डेट में अगर आप एंटीबायोटिक की बात करें तो खास अब चाहे डॉक्टर कोई रहे, कौन कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है एंटीबायोटिक में? एम्पीसिलिन, क्लोक्सासिलिन तो चल ही रहा है, ये ठीक है। हाँ, एम्पीसिलिन और क्लोक्सासिलिन ये तो चल ही रहा है। हाँ, उसके बाद मॉक्सिसिलिन चल रहा है, एमॉक्सिसिलिन, कुछ करेगा बैठा रहेगा। बस हो गया, इस पर बात। एमॉक्सिसिलिन चल रहा है। हाँ, एमॉक्सिसिलिन के बाद जो चल रहा है अभी, वो फिर चल रहा है एमॉक्सिसिलिन के बाद मॉक्सिसिलिन चल रहा है, ओनली मॉक्सिसिलिन। और आजकल ये बहुत बड़ा डॉक्टर का दवाई बना हुआ है, जिसको ई चल सकता है। अगर ये नहीं देते हैं तो ये भी चल सकता है, और ये जिसको नहीं देते हैं ये भी चल सकता है, समझ गए। उसके बाद अभी चल रहा है लिंजोलिड। अब इसमें 50 दवाई है, इसमें 50 दवा है, इसमें 50 दवा और इसमें 50 दवाई है। दाम जानिए, इसका दाम है 4.5 रुपया के लगभग, इसका दाम है लगभग 8 रुपया, इसका दाम है लगभग 60 रुपया एक गोली का दाम। अच्छा, और इसका दाम है लगभग 90 रुपया एक गोली का दाम। अच्छा, समझ गए। हाँ, अब बढ़िया डॉक्टर खराब डॉक्टर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको एक्सपीरियंस का बात है। अब एक बात और यहाँ है कि जरूरी नहीं है कि 90 रुपया वाले जिसको एंटीबायोटिक दे दिए हैं वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि इससे ना ठीक हो, इससे ठीक हो जाए। यही तो ज्ञान, यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो बढ़िया डॉक्टर और खराब डॉक्टर का निशानी है कि कौन से ठीक होगा। चल तो ये भी सकता है, ये भी सकता है, ये भी सकता है और ये भी सकता है ना। और है एस्पारफ्लोक्सासिलिन, पीफ्लोक्सासिलिन, ये सब जो है ना एक ग्रुप का, माने एक ही खानदान का दवाई है। तो आपको अगर 10-15 दवा पता रहे, हाँ 7 से 8 एंटीबायोटिक अगर आप जानते हैं तो आप बहुत बड़ा डॉक्टर हैं। 7 से 8, यही 7-8 गो में चल रहा है दवाई। वो चाहे 1000 फीस वाला वो यही में घुमा फिरा के कोई लिखेगा। वो अमेरिका में जाएगा तो यही में लिखेगा, पटना में जाएगा तो यही में लिखेगा, दिल्ली में जाएगा तो यही में लिखेगा। अगर इतना नॉलेज हो जाए तो उससे कम आप भी नहीं है, बशर्ते आपको इतना ध्यान देना होगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए समझने का। हाँ इतना जानना होगा। बीमारी पकड़े के ये हो गया। उसके बाद तो एक दवाई एंटीबायोटिक, पहला इलाज एंटीबायोटिक। दूसरा दवाई कार्टिजोन। कार्टिजोन क्या है? इसका काम है वायरस मारना। यही मुख्य दवा है, यही मुख्य इलाज है। इसी से बीमारी जाएगा, समझे। पहला एंटीबायोटिक हो गया। दूसरा हो गया कार्टिजोन। कार्टिजोन में जैसे कार्टिजोन में होता है, इसमें भी ग्रुप है डेक्सामेथासोन। क्या है? डेक्सामेथासोन, जिसमें डेकाड्रॉन, डेक्सोना आता है। उसमें ज्यादा दवाई नहीं है, 2 दवा है, डेकाडन और हाँ डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन, बेथामेथासोन, मेथासोन। ये तो फिर मान लिया जाए कि कॉपी पर लिखवा देंगे, वैसा जरूरत पड़ेगा तो। बाकी हालांकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का चीज है ना। प्रेडनिसोलेन, एक बात और जानिएगा,
प्रेडनिसोलिन, इस तरह का जो, इसका कोई काम नहीं है। अगर अकेले दिया जाए तो इसका कोई काम नहीं। एंटीबायोटिक के साथ इसलिए मिलाया जाता है इसको कि शरीर के जो ऑर्गन होता है, शरीर में क्या उसको बोलते हैं, हार्मोन, बॉडी के हार्मोन को ये उत्तेजित कर देता है, यानी शरीर को इस लायक ऊपर उठा देता है कि एंटीबायोटिक जल्दी से काम कर जाए। लेकिन ये एक्सपीरियंस की बात है, हम बताने के लिए बता रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर एंटीबायोटिक के साथ कार्टिजोन देना जरूरी है। यह अच्छा डॉक्टर का निशानी नहीं है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। कार्टिजोन का शरीर पर अच्छा असर नहीं पड़ता है, लेकिन कहता है कि मरता क्या नहीं करता। इसका क्यों मिलाते हैं? झोला छाप डॉक्टर और स्टैंडर्ड डॉक्टर में ही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क यहीं पे आता है। झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जल्दी बीमारी क्यों ठीक होता है? इसीलिए ठीक होता है कि उसके लिए भुंजा है, दो गो एंटीबायोटिक, 2 गो डेक्सामेथासोन काट के दे दिया। ऐसा सस्ता भी होता है, वो सस्ता भी होता है, उसको साइड इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। साइड इफेक्ट से उसको कोई डोज से मतलब नहीं है, ठीक ना। ये चलता भी है तो इसका चलाने का तरीका है, ठीक ना, जैसे तैसे नहीं चलाना है इसका। ये तो हम लिख दिए हैं गोली सुबह शाम 10 गो, हालांकि डोज ऐसे नहीं है। डोज इसको टेंडर ऑर्डर बोलते हैं। टेंडर मतलब आज 4 टाइम खाना है तो कल 3 टाइम खाना, मतलब कल मतलब कल नहीं, 3 दिन 4 टाइम, फिर 3 दिन 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। पेशेंट के सिचुएशन के अनुसार नहीं, सिचुएशन के अनुसार नहीं, पेशेंट के वजन के अनुसार और इस दवा का डोज के अनुसार। दवाई का डोज बना हुआ है, ठीक है ना। तो कार्टिजोन बात बात में देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर देते हैं तो इस दवा को एक काम जल्दी करा देता है। उसके बाद इसको, इस सुमो क्या है? पेन किलर। मान लिया कि एंटीबायोटिक तो काम करेगा 3 दिन में या 2 दिन में, लेकिन अभी तुरंत जो दर्द बुखार जो करा रहा है वो कैसे होगा? तो इससे कम हो जाएगा। अब पेन किलर में भी बहुत सा पेन किलर है। तो पेन किलर में निमोसलाइड, डाइक्लोफेनिक सोडियम, एसिक्लोफेनाक, आइब्रूफेन, सेरोपेप्टाजाइड, 5-7 को कॉम्बिनेशन है पेन किलर में। अब उसी में 100 दवाई है। तो अब समझिए, और लास्ट में गैस की दवाई है। ये पूरा पुर्जा हो जाता है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डॉक्टर है, ऐसा एंटीबायोटिक लिखा कि उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 3 दवाई में काम चल जाएगा, 1 2 3। कुछ ऐसा एंटीबायोटिक भी है जिसमें गैस की दवा खाने का जरूरत नहीं, तो ये भी दवाई कट गया। तब बच गया क्या? दवाई 2 एंटीबायोटिक प्लस जो जितने कम दवाई लिखे वो इतने अच्छा डॉक्टर माना जाता है। हाँ, जो जितने कम दवाई लिखे। लेकिन अगर एक्सपीरियंस कमजोर है, ये चारों दवाई का हिसाब किताब, अगर 20 दवाई इसमें मालूम है, 20 दवाई इसमें मालूम है, 20 को इसमें मालूम है, 20 को इसमें मालूम है, अगर उसी में से को चुन के दे दिए तो इस धरती पर जितना नया बीमारी है, 2 बीमारी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। नया बीमारी होता क्या है? 10 गो तो बीमारी गिन के है। सांस से संबंधित, पेट से संबंधित, है ना, और वायरस से संबंधित, यही तो 3 गो बीमारी है। नया बीमारी क्या है? हर प्रकार के बुखार, हर प्रकार के दर्द, और हर प्रकार के पेट का दर्द और पेट का रोग, यही ना इतना है नया बीमारी। और इसके अलावा कौन बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। पेट से संबंधित बीमारी, फेफड़ा से संबंधित जिसमें हपनी है, खांसी है, ये हो गया, इतने न है। तो अगर आप इस 4 दवाई में से यही पैटर्न पर सब दवाई चलता है, दवाई अलग अलग नाम से होता है लेकिन पैटर्न दवाई चलाने का यही है। अब इसमें जिसका अच्छा कौन, 10 गो एंटीबायोटिक है, 10 गो काफी है, 10 गो काफी है, 5-7 गो ही एंटीबायोटिक चलता है कॉम्बिनेशन। और एक में 50 गो घुसा हुआ रहता है, वो अलग बात है। तो चूंकि इसमें
हम लोग विषय क्लियर कर लें कि फिर हम लोग आगे बात किस पर करेंगे। विषय यह है कि आगे हम लोगों को क्या ऐसा समझें कि हम एक कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जानना क्या जरूरी है। हल्का उसमें भी को लिखे हैं। अगर आज एक जैसे किताब 100 पेज का है, 100 चैप्टर का, तो उसमें विषय सूची लिखा रहता है ना। हाँ कंटेंट कि दिया रहता है। हाँ, तो हम लोगों को समझना क्या चाहिए। तो पहला यह है कि बीमारी का प्रकार प्रकार कि कितने प्रकार के बीमारी होते हैं। बीमारी का तकलीफ अगर 100 प्रकार का है तो 100 बीमारी नहीं है। बीमारी का प्रकार अगर आप 15 से लेके 20 बीमारी जान गए तो दुनिया की सब बीमारी इसी में आ जाएगा। ठीक है। तो एक हम लोगों को क्या कभी 3-4 दिन क्लास कर करके हाँ। यह समझ लेंगे कि बीमारी का प्रकार कितना होता है। दूसरा, बीमारी का प्रकार, दूसरा क्या समझना है, दवा का प्रकार। क्या? दवा का प्रकार। दवा का प्रकार अगर 8 से 15 दवा जान जाते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में, नाम में नहीं, कॉम्बिनेशन, तब आप दुनिया के सब दवा इसी में आ जाता है। दुनिया का सभी दवा 8 से 20 मान, नहीं 10 से 20 मानिए, इसमें कैंसर उनसर सब हो जाएगा। अब इसके बाद दबे नहीं बचेगा। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। 10 से 20 अगर 15 से 20 बीमारी जान जाए तो सब बीमारी आ गया। 10 से 20 कॉम्बिनेशन फॉर्म में दवा जान जाए तो सब दवा आ गया। इसी में आ जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ना क्या होगा, बीमारी का गंभीरता। क्या? गंभीरता। बीमारी का गंभीरता के अनुसार, क्योंकि दवा भी कितना है, टैबलेट है, हाँ। सिरप है, इंजेक्शन है ना, और फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब नस में चढ़ाने वाला। अच्छा। है ना। एक बुखार है जो टैबलेट से भी ठीक होता है, सिरप से भी ठीक होता है, नहीं हुआ तो इंजेक्शन से ठीक हुआ, नहीं हुआ तो भर्ती होकर के उसको सलाइन होता है। तो यह बीमारी का गंभीरता समझेंगे तभी तो कि किस लायक का बीमारी है, टैबलेट देंगे, सुई देंगे, क्या करें, कैसे करें, है ना। तो बीमारी का गंभीरता का भी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद है चौथा, बीमारी का प्रकार जान गए, दवा का प्रकार जान गए। इतना में अगर ये 2 चीज जान गए ना, ये 2 चीज, तो आप 100 में से लगभग 80 पेशेंट का इलाज यहीं पे खत्म हो जाता है। कितने का? 80 पेशेंट का। 80 पेशेंट का इलाज यहीं पर खत्म हो जाएगा। जो मेरे जैसा जानकारी देने वाला व्यक्ति, आप जैसे गंभीर रूप से समझने वाला व्यक्ति घर बैठे डॉक्टर के चक्कर से बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अब गंभीर बीमारी आया, जो बीमारी का गंभीरता है 20% बचा। जी। तो बीमारी का जो गंभीरता है, अब सीरियस जिसको कहेंगे, बीमारी सीरियस कहीं और अलग से नहीं आता है, इसी में से जो ठीक नहीं होता है वही इसमें सीरियस हो जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब सीरियस में से भी बोलिए। अब
अगर आपका बीमारी का प्रकार मालूम है, हाँ दवा का प्रकार मालूम है और बीमारी का गंभीरता भी मालूम है और आपको इस सारा रेंज भी मालूम है, फ्लूइड का रेंज हाँ हाँ मालूम है, तो अब यदि मालूम है तो इस 80 के बाद जो 20% बचा वो इसमें से निकल के सीरियस में आ जाता है। उसका सीरियस होने का अपना अलग अलग कारण होता है। मान लिया इलाज कराया, दवाई सेट नहीं किया, परहेज नहीं किया, पहले से उसके शरीर में कोई और रोग होगा और किसी कारण से सीरियस हो गया। अब जब सीरियस हो गया तो इस 20 में से अगर आपको इसका नॉलेज है, हाँ एक्सपीरियंस है, तो 10 बीमारी आप यहाँ से ठीक कर देंगे। कितना? 10। अभी भी 10 बीमारी बच गया। 10 बचा हुआ अब जो 10 बच गया ये अब नहीं ठीक होगा। है। अच्छा हाँ, क्योंकि ज़्यादा सीरियस हो गए। अब कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल किसी का गारंटी नहीं दे सकता है कि हम ठीक है कर देंगे। अब जो ये 10 बीमारी बच गया, इसको अति गंभीर माने जिसका कि अब बॉडी का बैलेंस खो रहा है, जो अति, जैसे नस भाग रहा अब इसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। ये आप कैसे पता लगाइएगा? ऑक्सीजन मीटर से। मान लिया जाए कि 90 से ऊपर जिसका ऑक्सीजन है तो ठीक है। अगर जितने नीचे गिरा 80, 85, 80, 70, इसको हफनी होने लगेगा ऑक्सीजन की कमी से। ये पहचानने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो यहाँ पर दो इलाज है। ये भी कोई अनजान चीज नहीं है कि कोई जानता है और हम नहीं जानते हैं और कर नहीं सकते और आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज, ऑक्सीजन और न्यूमोलाइजर मुख्य रूप से जरूरत पड़ता है। क्या? ऑक्सीजन प्लस न्यूमोलाइजर। ऑक्सीजन देना पड़ेगा और न्यूमोलाइजर भी देना पड़ेगा। माने दवा से जो भाप दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि भाप से उसका फेफड़ा क्लियर हो जाए, सांस का नली सही चले, बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन। अगर ये व्यक्ति मेंटेन हुआ तो फिर इलाज, आप दवा का प्रकार, दवा वही सब चलेगा। दवा अलग से नहीं है, दवा तो फिर उसी में से लाना। पहले इसको बॉडी को टिकाना है कि पहले टिके तब तो कहते ना, हड्डी बचे तो फिर मांस तो हो ही जाएगा। अगर यहाँ से टिक गया, ठीक है। ये किसी के हाथ में नहीं है, वो अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। सीरियस माना गया, ठीक हो गया। अब क्या है अब क्या है कि यहाँ पर से अगर संभला तो ठीक है, न इसमें से 5 मरीज निकल जाएगा, 5 को यहाँ से रिकवर हो जाएगा। समझ गए? 5 को फिर भी बच गया। इस 5 में से इतना करने के बाद भी न उसका ऑक्सीजन लौट रहा है, न उसका कुछ भी नॉर्मल हो रहा है, पल्स भी भाग ही रहा है, बीपी गिर रहा है, ऑक्सीजन भाग ही रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। तब इस 5 मरीज में इसको फिर वेंट पे ले लेगा। क्या बोलते हैं? वेंट। इसको वेंटिलेटर कहते हैं। 5 मरीज को वेंटिलेटर पर ले गया, इसमें से 1 बचेगा, 4 को नहीं बचेगा। वो गारंटी है कि नहीं वो खत्म हो जाना है उसको। जिसमें से विनोद खन्ना तो चारों खत्म हो जाती, कोई जरूरी है थोड़ी जियाला। नहीं, एवरेज बता रहे हैं। 5 को मरीज बचा ना, तब 5 मरीज को वेंटिलेटर लगा, 100 में से 1 बचेगा। अब तक का यही वेंटिलेटर पर जाने के बाद 1 मरीज बचेगा, 5 में से 4 मरीज नहीं बचेगा। यही अब तक का रिजल्ट है, यही अभी तक का रिजल्ट है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इस पेशेंट को, किस पेशेंट को, ये जो 10 सीरियस पेशेंट है, इसको आप भी इतना कर ही सकते हैं वेंटिलेटर छोड़ के। ऑक्सीजन सिलेंडर और न्यूमोलाइजर एक छोटा सा क्लिनिक में भी रखा जा सकता है। लेकिन इस तरह के सीरियस मरीज को
देखने के लिए ना आपके पास परमिशन है। हाँ, अगर कुछ होता है तो मरीज यह बात नहीं मानेगा कि मेरी वजह से मेरी वजह से हुआ, वो बोलेगा कि व्यवस्था के अभाव या डॉक्टर छोटा डॉक्टर, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। हम्म, रिजल्ट यही होगा, जब 2-4 लाख दे के मरेगा तो उसको संतुष्टि होगा। हम्म, फ्री के मरेगा तो संतुष्टि नहीं होगा। आपका शीशा फोड़ देगा, हाँ, टेबल फेंक देगा, समझ गए। हाँ, तो यही दुनिया का नियम है। हाँ, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही बढ़िया दवा का प्रकार, दवा का नॉलेज, 80 मरीज को वहीं ठीक कर लीजिए कि 20 का नौबते ना आवे। हाँ, यह बात किस लिए है कि या तो आप अपना क्लिनिक चलाते हैं तो वहाँ पर सतर्क होकर के बढ़िया से ये करना है, और अपना घर परिवार हो तो वहाँ करना है, और फिर समय पा करके बीमारी कितने प्रकार के, दवा कितने प्रकार के, बीमारी का गंभीरता कहाँ तक हम संभाल सके। पकड़े, कहाँ तक छोड़े। हालांकि एक बात और है, जो कोई भी दवा का गारंटी नहीं है कि रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए जब किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन दे नस का तो चेक करके दे, फिर सेट करेगा कि नहीं करेंगे। हाँ, चेक होता है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि तीसरा के बाद चौथा एक चीज और समझना है, रिएक्शन का एक्सपीरियंस। रिएक्शन है ना, रिएक्शन की जानकारी, यह भी जरूरी है ना, जी, बनाने रिएक्शन की जानकारी। तो बीमारी का प्रकार, दवा का प्रकार, बीमारी का गंभीरता और रिएक्शन की जानकारी। अगर इसी को 1 घंटा इसमें लगेगा, 1 से 2 घंटा, एक दिन का क्लास से है, एक दिन का क्लास से है, एक दिन का क्लास से है, और एक दिन का क्लास ए है। अगर इतना जानकारी ले करके हाँ, और मात्र 6 महीना किसी डॉक्टर के यहाँ रह जाए और उसके बाद आप क्लिनिक खोलें, जी, तो आप वही रिजल्ट दे सकते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ यह जरूरी नहीं कि बड़ा डॉक्टर से अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बड़ा डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं होता और छोटा डॉक्टर के यहाँ ठीक हो जाता है? इसका कारण जानना चाहते हैं? इसका कारण यह है कि एंटीबायोटिक तो पहला देना ही था, वो दिया ओफ्लॉक्सासिलिन। क्या दिया? ओफ्लॉक्सासिलिन। और ओफ्लॉक्सासिलिन उसको सूट नहीं किया और 5-10 दिन बर्बाद हो गया। अब आपके पास आया, आप उसको दे दिए मॉक्सिसिलिन। उसका बॉडी में यही सेट करना था, ये नहीं सेट किया, 500 फीस भी लिया, उसको भी नहीं पता था कौन दवाई किसको कितना सेट करेगा, ये किसी को पता नहीं है। दवाई तो उसको 10 एंटीबायोटिक चल देगा तो एक ही को, एक समय में एक ही को देगा ना। वो तो नॉलेज है, और नॉलेज आज तक कोई धरती पर ऐसा डॉक्टर जन्म ही नहीं लिया कि जिसको दे दे जो काम कर ही जाए। 70%, 80%, अगर 100 मरीज किसी के यहाँ देखता है कोई डॉक्टर, अगर 60, 65, 70 मरीज ठीक हो जाता है तो उसको बहुत बढ़िया शहर का मशहूर डॉक्टर माना जाता है। और खास बात यह है कि इस डॉक्टर के पास 90 मरीज ठीक होता है 100 में। बहुत अच्छा, समझ गए? तो 10, 60 से 65 है ना आने वाले दिन में। लेकिन हाँ, ये तो हुआ नॉलेज का बात। इसके बाद एक नॉलेज और चाहिए, मरीज के दिमाग को पढ़ने का नॉलेज। पेशेंट क्या सोचता है, उसके सोच को अगर समझेंगे तो बहुत सारे रोग भी ठीक कर लेंगे, और साथ ही साथ बहुत आसानी से मरीज को संतुष्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका अंदर का नॉलेज। अब कुछ बाहर का नॉलेज चाहिए, मरीज को कहाँ बैठाना है, कैसे देखना है, उसे कैसे बात करना है। एक व्यक्ति है, एक पेशेंट आया, 5 दिन उसको दवा काम नहीं किया और दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला गया। एक क्लिनिक का ये रिजल्ट है, एक क्लिनिक का ये रिजल्ट है कि उसको 25 दिन दवा नहीं काम किया, फिर भी कहता नहीं यही दिखाएंगे। तो यहाँ फर्क क्या है? उसको विश्वास बना हुआ है। वो जो व्यक्ति जो डॉक्टर उसको देख रहा है, उससे जो बात करता है,
उसके आधार पर उसको भरोसा बचा रहता है, हाँ। सही सही जानकारी देता है। जैसे एक अपनी बात बताएं, आज से 6 महीना पहले एक मरीज मिला जो पूरे इंडिया नहीं वो इंग्लैंड से दिखाया था, सचमुच में, एक मुहावरा नहीं है, हाँ, हाँ। सचमुच में। और बोला कि सर अब तो कोई उपाय मेरे पास नहीं है। तो उस व्यक्ति को जब सारा चीज देखने के बाद हम बोले कि देखिए उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसा थोड़े कि हम फिर दुनिया से एक अलग कर, इंग्लैंड वाला से हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जब इंग्लैंड चल गए तो फिर बातें क्या बचा। लेकिन बीमारी में अपना किस्मत भाग अपने जगह पर भी है और कब क्या हो कोई जानता नहीं। मैं आपको इलाज कर सकता हूँ। 1 महीने के खर्चा 6,000 रुपया का दवा है। पहला महीना हो सकता है कि आपको कोई फायदा न लगे, 6,000 समझिएगा पानी में चला गया। दूसरा महीना फिर 6,000, आपको लगेगा कि शायद फायदा हो सकता है कोई फायदा ना हो, कोई फायदा ना हो, आपका 12,000 पानी में चला गया। तीसरा महीना भी ऐसा ही हो, 18,000 आपका पानी में चला गया। अगर चौथा महीना के दवा से अगर 15वां दिन में भी फायदा ना हो तो फिर आगे दवा नहीं चलाइएगा। समझिएगा कितना गया, तो 18-20 हजार रुपया और गया। वो व्यक्ति बोरिंग रोड में है, बोरिंग रोड में 10 कट्ठा में, बोरिंग रोड में 10 कट्ठा में बंगला बना के रहते हैं और पटना में उनका 8-10 मकान है। अच्छा, समझे। यहाँ एक बात और समझना है, बाहरी नॉलेज वाली बात बता रहे हैं कि इंटरनल ज्ञान है। पहला महीना दवा लिए 22वें दिन से फायदा शुरू हो गया। वाह क्या बात है। और 2.5 महीना में तो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन दुनिया में एक बात और समझना है कि पैसा किसी के पास चाहे कितना भी हो जाए, पैसा का भी एक अलग कहानी है। वो आदमी 6 महीने दवाई नहीं खाया, 3 महीना खा करके छोड़ दिया, बोला कि सर हम तो ठीक हो गए। वो ये बात भी भूल गया कि हम मरने वाले थे, अब पूरे इंडिया से और इंग्लैंड से वापस आए, और जितना दवा का पैसा हुआ उतने दिया। ये भी नहीं हुआ कि हाँ सर कुछ ले लीजिए, 10,000 रुपया सर और ले लीजिए। पहली बार तो उसके घर गए तो चाय पिलाया था, बाद में तो चाय पिलाया नहीं। इसलिए और आया था जब पहली बार तो बरसात के समय में पानी से भीगते आया था और कार सामने लगाया था और छाता लेके आया था। उसका बेटा 2 को पकड़ करके लाया था। हाँ, उसका बीमारी भी वही था, पेट अचानक फूलता था, पिचक जाता था और पेट में दर्द रहता था। दिन भर में 8-10 लाइटिंग होता था, शुगर था, बीपी था, ये सब कुछ था। समझ गए। तो एक कहावत है कि जो पड़ा में नहीं देगा तो खड़ा में क्या देगा। आजकल जो दौर चल रहा है कि इतना इतना पैसा डॉक्टर लेता है तो देता है तो अब कहता है कि बहुत सब लुटेरा है, खराब है। वो तो है ही, हम भी मानते हैं, लेकिन आज के डेट में मरीजों भी कोई कम खराब आदमी नहीं है। अगर उसको आसानी से ठीक हो जाता है, कम पैसा में ठीक हो जाता है, तो फिर मानता ही नहीं कि मेरे पास कोई बीमारी था, मेरे पास। तो इसलिए आज के डेट में आप किसी को सिर्फ अच्छा करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप व्यवस्था रख के और तरीका से ही आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। ये नहीं कहते हैं कि आप लूट लीजिए किसी को, लेकिन आप मेहनत का मजदूरी भर भी पैसा चाहिएगा ना, तो बिना ढंग से नहीं होगा। उसके लिए मिनिमम क्लिनिक अगर अच्छा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रूम देखने का होना चाहिए, एक रूम में मरीज बैठने का हल्को फुल्का। जैसे ये रूम, इतना बड़ा रूम है ना, इसमें 2 चीज हो जाएगा, आधा में चैम्बर हो जाएगा, आधा में मरीज बैठेगा। ठीक है। अगर आप पानी चढ़ाने का काम नहीं करें तो, और एक दवाई खाना होगा, दवाई देने वाला अलग होगा, दवा देना समझाना एक आदमी का काम, और पुर्जा पढ़ के दवाई समझाना, उसमें सुई वगैरह लिखा हुआ है तो उसको देना एक व्यक्ति का काम, और वही व्यक्ति नंबर भी लगा सकता है, और डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर का। तो एक बात और है कि बिना लगाए आदमी जो पाने का सोचता है ना, तो इसीलिए कहता है कि बिना लगाए पाना संभव नहीं। अब डॉक्टर का काम खुद ही कर रहे हैं,
कंपाउंडर का काम खुद ही कर रहे हैं और दवाई खाने वाला का काम भी खुद ही कर रहे हैं। अब बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर तो है कि झाड़ू भी अपने लगा रहे हैं, तो कोई कहाँ से पैसा दे, कैसे वैल्यू दे? हाँ, वैल्यू आपके बनाने से बनता है, काम से वैल्यू नहीं बनता है कि आपने कितना अच्छा किया। काम कर दिया। लोग तो भूल जाते हैं। कितने काम किस परिस्थिति में किया उसका पैसा होता है। इसलिए कल जो पेशेंट आया था, पहले नंबर लगवाए अंदर वाला चैम्बर, कल उससे 1500 रुपया लिए। हाँ, अगर 1500 खुशी खुशी दिया भी, हाँ, दवा हुआ 500 रुपया का जांच हुआ, 200 फीस हुआ, 700, 800 रुपया का दवा दिया, 1500 हुआ। अब बताइए उसी व्यक्ति को सब काम हम ही कर देते तो उसे 1500 न लेना भी मुश्किल था और देने में भी सोचता। घाट के आधार पर पैसा देता है और उसको बुरा भी नहीं लगता है। हाँ, एक कमजोरी हम में है जो नहीं होना चाहिए। एक कमजोरी हम में है जो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को कभी अपना नहीं सोचना चाहिए किसी को कि मेरा अपना है। हाँ, कुछ एकाध छोड़ के हाँ, हाँ, उसको अपना औकात बता देना चाहिए कि हम किस औकात। एक व्यक्ति आया अब बोला, सर किसान था, ये मेरा हो जाएगा ना, भुट्टा लावेंगे सर, हम चना लावेंगे सर, मेरे यहाँ ये होता है सर, मेरे यहाँ वो होता है सर। मैंने हम कहा कि छोड़िए ना वो सब, आप अपना रहने दीजिए। आज जब वो ठीक हो गया तो एक दिन 8-10 महीना के बाद कहीं नजर आया तो प्रणाम सर, हम खिलाते रह गए ना भुट्टा चना। सर आवेंगे सर। भूल जाते हैं लोग। एक कुल मिला के कहने का मतलब ये है हाँ, कि मरीज को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने का अपने पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और मरीज को डील करने का भी अनुभव होना चाहिए। ये दोनों चीज जरूरी है। जी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत आगे बहुत वाले धन्यवाद। क्लास में बीमारी का प्रकार, हाँ, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, दवा का प्रकार, बीमारी का गंभीरता और रिएक्शन की जानकारी। कंट्रोलिंग की जानकारी कि एक तो हम ऐसा करें कि रिएक्शन हो ही नहीं, हाँ, और अगर कहीं बाय द वे रिएक्शन हो ही गया तो हम फिर अपने मरीज को कैसे संभालेंगे। रिकवर करें। आज 25 साल से हम डॉक्टरी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक सीरियस देखे, लेकिन आज तक भगवान की कृपा से मेरे क्लिनिक में आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं देखते हैं, सीरियस तो एक से एक सीरियस देखे, लेकिन समझना यह भी है कि नहीं हुआ तो हो नहीं सकता है, जो बात नहीं है कभी भी कुछ हो सकता है। आजकल तो हम एक और बात कहना चाहते हैं कि आजकल छोटा मोटा डॉक्टरी करने से अच्छा है कि कुछ 2-4 बीमारी का स्पेशलिस्ट इलाज करिए, उसका व्यवस्था भी पूरा रख पाइएगा। आज डॉक्टरी में सेक्टर बट गया। आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर कहता है कि हम पेट रोग विशेषज्ञ हैं, वो बुखार का दवा नहीं जानता है? बिल्कुल जानता है, लेकिन जब वो बुखार का दवा लिख देगा तो उसका स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। फिर कोई फिर यह नहीं मानेगा कि पेटे के डॉक्टर हैं। वहीं से प्रचार होता है कि ना वो तो पेट के डॉक्टर हैं। कोई कहा भी कि उनका चलो क्या है तो इनको टाइफाइड, नहीं ना वो तो पेट के डॉक्टर हैं। बात समझ रहे हैं जी जी। इसीलिए 2-4 बीमारी पर अगर टिक जाइए, वो तो एक के बीमारी पे टिक जाइए। एक बीमारी देख के जितना आदमी नाम कमा लेगा, इज्जत कमा लेगा, पैसा कमा लेगा, 10 बीमारी देख करके न इज्जत कमा सकता है न पैसा, वो छिटा जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन रोग। और हाँ, और जिस बीमारी पे काम कीजिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रखिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई हमसे 6 महीना ट्रेनिंग ले ले और वो शुगर रोग स्पेशलिस्ट हो जाए, अगर नहीं वो लाखों रुपये महीना कमाया तो फिर मेरा गुरु बनने पे सवाल होगा। करके देख ले कोई, आप करना चाहते हैं आप करके देखिए। हाँ, एक और बात है, आयुर्वेद का डिग्री भी दिला देंगे, आयुर्वेद का डिग्री भी दिला देंगे। 1 लाख रुपए का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कि आप क्यों नहीं करते हैं? इतना बातें समझते समझते इतना टाइम लग गया। हम तो आपको बता रहे हैं, हमको कौन बताया?
ना? विश्लेषण का विषय है, आप खुद विश्लेषण किए है ना? इसके अरे ऊपर। बाप रे बाप। आप बोलिए कि आपके तो यही बात है। हाँ, अब जिस समय आपको हम बता रहे हैं, अब हम खुद ही इस बात को इतना समझे हैं, क्योंकि ना तो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, न खानदान परिवार में कोई ऐसा हमको बताने वाला मिला, तो गिरते रहे उठते रहे, गिरते रहे उठते रहे। अब हम भी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जी फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।